हेलो दोस्तों, कैसे हो? नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के बारे में आज बात करेंगे। 2007 में मूवी रिलीज हुई थी। कोएन ब्रदर्स ने लिखी थी और डायरेक्ट करी थी एंड इज बेस्ड ऑन द नॉवल ऑफ सेम नेम बाय कॉर्मैक मैकार्थी। ये मूवी हमारे सामने जो पहली थीम रख देती है वो है मोरालिटी या फिर एथिक्स। मोरालिटी मतलब अच्छे बुरे की समझ होना, सही गलत की समझ होना। तो मॉस से ही शुरुआत करते हैं। तो मूवी के शुरुआत में मॉस को गलती से, बाय लक, बाय चांस, जो कि इस मूवी की और एक थीम है, गलती से उसे वो पैसों का ब्रीफकेस मिल जाता है जिसे लेकर वो घर चला जाता है। फिर रात में उसे याद आता है कि यार उस बंदे को पानी दे देना चाहिए था। तो इन द मिडल ऑफ द नाइट वो जाता है उसे पानी देने के लिए, विच रिप्रेजेंट्स हिज मोरालिटी, उसके अच्छे मोरल्स। अब ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ खराब मोरल्स भी है, लाइक ग्रीड, लालच। पैसों के लिए वो अपने आप को तो रिस्क में डालता ही है बट अपनी वाइफ को भी रिस्क में डाल देता है। ऑब्वियसली पैसा बड़ी कुत्ती चीज है। एंड नेक्स्ट इज एंटोन। दिस गाय इज इमोरल, ही इज केओस, डेथ, डिस्ट्रक्शन, ऐसे जितने भी सिनोनिम्स है वो आप यूज कर सकते हो एंटोन को डिस्क्राइब करने के लिए। और इसकी आइडियोलॉजी भी काफी ज्यादा डिफरेंट है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सो नेक्स्ट गाय इज एट टॉम शेरिफ, द ऑफिशियल गुड गाय ऑफ द मूवी, अ गाय विद वेरी गुड प्रिंसिपल, बहुत ज्यादा एथिकल, बहुत ही ज्यादा ईमानदार लॉ मैन। उसकी आइडियोलॉजी काफी ज्यादा सिंपल है, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसके साथ अच्छा होना चाहिए और जो ये क्राइम्स कमिट कर रहा है उनको जेल में डाल दो। और मैं आपको बता दूं दैट ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी, ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो इस मूवी की अगली थीम है फेट, फ्री विल, चांस, लक। तो फिर से हम मॉस से ही शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि उसे गलती से पैसों का ब्रीफकेस मिल जाता है और वो डिसाइड करता है रात में पानी देने का। तो ये मूवी कह रही है कि आप अपने लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हो उसका फाइनल आउटकम, उसका फाइनल रिजल्ट, उसकी डेस्टिनी आपके हाथों में नहीं है, वो फेट डिसाइड करेगी, आपका नसीब डिसाइड करेगा। क्योंकि उसे तो यही लगा होगा ना कि मैं जाऊंगा, पानी देकर रिटर्न आ जाऊंगा, लेकिन इसका फाइनल आउटकम क्या होता है ये तो हम सबको ही पता है, बट उसे नहीं पता था इसका फाइनल आउटकम। Yeah, but no one ever sees that. और मॉस के साथ यही प्रॉब्लम है पूरी मूवी में, वो अपनी फेट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। उसे लग रहा था कि वो पैसे भी रख लेगा, खुद को भी बचा लेगा, अपनी वाइफ को भी बचा लेगा और एंटोन को भी आउटरन कर देगा। इन दी एंड ऐसा कुछ नहीं होता, उसे मैक्सिकन गैंग के लोग मार देते। तो एंटोन जिससे वो पूरी मूवी में भाग रहा था वो उसे मारता भी नहीं। तो मॉस जिसकी स्टोरी एक मर्सी से शुरू हुई थी, उसका एंड कितना ज्यादा ट्रेजिक होता है। यही ये मूवी कह रही है, दैट यू कांट डिसाइड योर फेट। So next is Anton, who is defined as a ghost in this movie. Yeah, sometimes I think he's pretty much a ghost. वो इनविजिबल है, उसके एक्शन बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है, कोई उसे नोटिस भी नहीं करता। वो अपने साथ एक कैटल गन रखता है क्योंकि वो एक ह्यूमन लाइफ को कैटल से कंपेयर करता है, लाइफ स्टॉक से कंपेयर करता है। वो अपने आप को एजेंट ऑफ फेट या फिर एजेंट ऑफ डेथ समझता है। उसके हिसाब से तुमने अपनी लाइफ में एक ऐसा डिसीजन लिया था और आज वो डिसीजन तुम्हें मेरे पास लेकर आया है मरने के लिए। If the rule you followed, Brudget of is, of what use was the rule? वो मूवी में बहुत सारे लोगों को मारता है। ऑब्वियसली जो लोग उसके काम के बीच में आएंगे उसे तो वो मार ही देता है, और जिनको वो नहीं मारता है वो डिपेंड करता है। अगर तुमने उसे देखा है तो वो तुम्हें मार देगा, अगर नहीं देखा है तो वो तुम्हें नहीं मारेगा। You see me? You didn't see me. और अगर वो थोड़ा सा इनडिसाइसिव हो जाता है कि इसे मारूं या नहीं मारूं तो वो कॉइन टॉस करता है। फिर वो कहता है कि अब ये कॉइन तुम्हारी फेट डिसाइड करेगा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये कॉइन 22 साल से ट्रैवल कर रहा है तुम तक पहुंचने के लिए, It's been traveling 22 years to get here. और तुम्हें कॉल करना ही है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे। तो फ्री विल की थोड़ी सी धज्जियां उड़ा दी उसने। और एंटोन को लगता है कि उसे अपनी फेट के बारे में सब कुछ पता है। वो कार्सन को कहता है कि इन दी एंड वो बैग, वो पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस मेरे कदमों में होगा। It will be brought to me and placed at my feet. लेकिन एंड में ऐसा कुछ नहीं होता, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट से पहले वो कार्ला जीन से कहता है कॉल इट, लेकिन कार्ला जीन मना कर देती है क्योंकि वो कहती है इट्स नॉट द कॉइन, यू आर क्रेजी। तो यहाँ पर थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो। वैसे तो वो है इमोशनलेस, लेकिन इस पॉइंट में वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो कि ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। डायरेक्टली ये मूवी कह रही है दैट यू कांट डिसाइड योर फेट। लास्टली इसके बारे में बात करते हैं, इस बंदे के बारे में, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ही इज द मोस्ट वेल रिटन कैरेक्टर इन द मूवी डिस्पाइट ऑफ लेस स्क्रीन टाइम। तो मूवी एट टॉम बेल के मोनोलॉग से शुरू होती है और उसी के साथ खत्म हो जाती है। मॉस मर जाता है, एंटोन भी इंजर्ड होकर चला जाता है, बट द मूवी स्टिल गोज ऑन। तो इस मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट थीम है एजिंग, क्योंकि एड टॉम सोचता है कि ये दुनिया बदल गई है। इन द गुड ओल्ड डेज जब शेरिफ को गन तक कैरी नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि क्राइम ही नहीं होते थे, Some of the old time sheriffs never even wore a gun.
लेकिन आज देखो कितना ज़्यादा वायलेंस है, कितने ज़्यादा क्राइम हो रहे इस दुनिया में। ये क्राइम ऑलमोस्ट इमेजरेबल है। रिमेंबर ओपनिंग में वो कहता है उसने एक लड़के को पकड़ा था जिसने 14 साल की लड़की को मार दिया था। वो बस एक मर्डर था और इस केस में उसे कितने सारे मर्डर से डील करना है। एक तो ये ड्रग डील वाला मैसेकर, ऊपर से एंटोन जो लोग को मारता है वो, आई मीन इट इज टू मच फॉर हिम। और यही रीजन है कि इस मूवी में जितने भी एजेड कैरेक्टर्स है वो खुश नहीं है, वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड है। और एड टॉम बेल को ये लगता है कि वो ओवरमैच्ड है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर एंटोन उसके सामने आ भी गया तो वो क्या कर लेगा। अगर वो यंग होता तो बात अलग है। लाइक एक सीन है मूवी में जहाँ पर टॉम होटल रूम के बाहर खड़ा है जहाँ पर मॉस की डेथ हो गई थी और अंदर हम देखते हैं एंटोन खड़ा है, लेकिन जब टॉम अंदर जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं। अब इसका एक्सप्लेनेशन तो हमें नहीं दिखाया है तो ऑब्वियसली हम इंटरप्रेट करेंगे। मेरे हिसाब से ये टॉम का डर था, उसे लग रहा था ऐसा कि अंदर एंटोन होगा, इसलिए यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि अब मैं रिटायर हो जाऊंगा। और इसी बीच वो अंकल एलिस से भी मिलता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन इन द मूवी, क्योंकि इस टाइम तक टॉम बेल को लगता था कि ये दुनिया ही हरामी है, लेकिन यहाँ पर उसे यकीन हो जाता है, यहाँ पर उसे भरोसा हो जाता है कि दुनिया पहले से ही मादर है, पहले से ही क्राइम्स हो रहे हैं। उसके बाद वो 2 ड्रीम्स के बारे में बताता है और ये 2 ड्रीम्स को लेकर इतनी सारी थियरीज है, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। जेन्युइनली आपको बोलूँ तो मैं इन 2 ड्रीम्स को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। मेरे लिए इतना काफ़ी था कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि दुनिया में पहले भी क्राइम होते थे और आज भी क्राइम हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसे कम्प्लीटली इग्नोर करता हूँ, ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ। तो पहला ड्रीम जहाँ पर उसके पापा ने उसे कुछ पैसे दिए और उसने घुमा दिए। फर्स्ट ड्रीम आई थिंक उसका गिल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस मूवी में ना तो उसे वो पैसों का ब्रीफकेस मिला, ना वो मॉस या फिर कार्ला जीन को बचा पाया और ना ही वो एंटोन को पकड़ पाया। नाउ अबाउट सेकेंड ड्रीम में काफी कुछ हो रहा है। वो कहता है डार्क एंड कोल्ड वर्ल्ड, तो ये मेरे हिसाब से मेटाफोरिकली जो रियल वर्ल्ड है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वर्ल्ड में कितना ज्यादा वायलेंस है और कितना क्राइम है। और फिर वो कहता है कि उसके पापा आगे राइड करके चले गए और उसे भी वहां जाना था, बट देन ही वोक अप। सो बेसिकली वो अपनी आफ्टर लाइफ के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि आप विंडो के पीछे देखोगे 2 ट्री है। एक ट्री ऑब्वियसली लाइफ रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकेंड ट्री जो सूख गई है वो डेथ रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब वो बस अपनी डेथ का वेट कर रहा है बिकॉज ही इज टेरिफाइड ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, हेंस नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। तो सवाल ये है कि ये कंट्री फिर किसके लिए है, क्योंकि मेन 3 कैरेक्टर्स का एंड बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक था। द आंसर इज कि ये कंट्री यंगर जनरेशन के लिए, क्योंकि शुरुआत में आप देखोगे एड टॉम बेल के साथ एक यंग बंदा है। चलो एड टॉम बेल को छोड़ो क्योंकि उसके पास तो पावर थी। लेट्स टॉक अबाउट द जनरेशन इन पावर, मतलब लुएलिन एंड एंटोन। तो आप देखोगे दोनों ही एक टाइम पर यंगर जनरेशन के कुछ लॉन्डो से मिलते हैं। सो द थिंग इज कि जनरेशन इन पावर को जब मदद चाहिए तो उन्हें यंगर जनरेशन पर डिपेंड करना पड़ रहा है। सो दिस मूवी इज ऑल अबाउट जनरेशनल पुश। वैसे तो ये मूवी पैसों के बारे में है नहीं, बट फिर भी पूरी मूवी उसी ब्रीफ केस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। एंटोन भी कॉइन का यूज करता है लोगों की फेट डिसाइड करने के लिए। एंटोन और मॉस दोनों ही यंगर जनरेशन के लॉन्डो को पैसे देते हैं और इन दी एंड कार्ला जीन भी पैसों के बारे में ही बात कर रही है। और एंड में आई लाइक द फैक्ट कि इस मूवी के 3 मेन कैरेक्टर्स एक टाइम पर एक ही सोफा पर बैठते हैं, बट तीनों की डेस्टिनी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। So that's it. If you like this video, if you find something informative about the movie, consider hitting the subscribe button. Follow me on Instagram and I'll see you in the next one. Bye. मैं मीर का दर्द हूँ, मैं इकबाल का ख्वाब हूँ, उम्मीद की किरण एक बस थोड़ा सा हाजिर जवाब हूँ। कैसे घोटते गला इस कला का जमाना जला था, बता तो करा क्या करूँ। सलाह का लिखता जब बला का, फिर भी नहीं बन सकता मर के मैं तला सा जिंदगी सब